हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन एवं भू स्थलाकृतियाँ के भाग 2 का हम देखेंगे। इस भाग 2 में हम देखेंगे कि पूर्वी बघेल खंड का पठार क्या है और इससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम पूर्वी बघेल खंड के पठार से संबंधित जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू हो सकते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल नए तौर पे लेके आया हूँ, पुराने क्वेश्चंस के आधार पर। ठीक है, इस एमसीक्यू के माध्यम से हम अपने एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे और इन एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से ही हम पूरे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो है हमारा पूर्वी बघेल खंड का पठार है। ठीक है ना। ये जो नीचे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान है और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूर्वी बघेल खंड का पठार है, जिसके अंतर्गत ये कन्हार बेसिन आता है, रिहंद बेसिन आता है, इसके बाद सुहागपुर बेसिन और यहाँ पे चांग बखार देवघर की पहाड़ी आती है। तो ये सब जो है पूर्वी बघेल खंड का ही पठार का ही ये भाग है। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत क्वेश्चंस के माध्यम से करते हैं और उसको हम साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी का चैप्टर के अंतर्गत ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होगा उसके अंतर्गत का ये वीडियो है। ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है कि पूर्वी बघेल खंड का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। ठीक है ना। तो इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके थे, उसमें हमने देखा था जशपुर शामरी पाठ के बारे में देखा था और उससे संबंधित प्रश्नों का हमने डील किया था इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में हम पूर्वी बघेल खंड के बारे में ही क्वेश्चंस को अध्ययन करेंगे। ठीक है, पूर्वी बघेल खंड का जो पठार है वो पूरे छत्तीसगढ़ के भाग का कितना प्रतिशत है? 4.59%, 16.16% या फिर 50.34% या 28.91%। इसका सही आंसर जो है, आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं ताकि आपकी जो खुद की स्टडी है उसको भी आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी है, या फिर सीधी सी बात कर लें कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 16.16% जो है पूर्वी बघेल खंड के पठार का प्रतिशत है पूरे छत्तीसगढ़ के भूभाग का। ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल के माध्यम से देखा जाए तो ये है 81,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। ठीक है, 81,863 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर ये 4.59% जो आप देख रहे हैं ना, ये जशपुर शामरी पाठ का है। ठीक है ना। जशपुर शामरी पाठ प्रदेश जो है उसका विस्तृत भाग का प्रतिशत है 4.59। इसका अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 6,208 वर्ग किलोमीटर के साथ ये जो भौतिक विभाग है जशपुर शामरी पाठ, ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक विभाग के अंतर्गत इसको देखा जाता है। वहीं अगर 50.34% की बात करें तो यह महानदी बेसिन का प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है ना, महानदी बेसिन। इस महानदी बेसिन को ही छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान। इसका अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 68,064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और जो लास्ट में आप देख रहे हैं 28.91%, ये जो है दंडकारण्य के पठार का है। ठीक है ना, दंडकारण्य का जो पठार है उसका ये प्रतिशत दिया है, जो कि क्षेत्रफल के रूप में 39,060 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे साथ साथ हम पहले के भी जो वीडियोस देखें उसका भी यहाँ पे रिवीजन हो जा रहा है, जैसे महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, जशपुर शामरी पाठ। ठीक है ना। तो हम इसी वे में हम अपना जो हमारा तैयारी है उसकी हम चेक करेंगे और अपना डाउट्स भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पूर्वी बघेल खंड का जो पठार है निम्नलिखित में से किस जिले में विस्तृत नहीं है। ठीक है, मतलब जो पूर्वी बघेल खंड का पठार है वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले में विस्तृत है, अगर पता है आपको तो नहीं वाले को आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कोरिया बिल्कुल है, क्योंकि कोरिया में भी पूर्वी बघेल खंड के पठार का भाग है, कोरबा में नहीं है। ठीक है ना। सूरजपुर में भी है। ठीक है, और बलरामपुर में भी है और रायगढ़ में नहीं है। आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो सरगुजा संभाग है ना, सरगुजा संभाग, ठीक है, ये सरगुजा संभाग के अंदर ही ये पूर्वी बघेल खंड का जो पठार है वो पूरी तरीके से विस्तृत है। अगर सरगुजा संभाग का जो पाट प्रदेश है, जैसे मैन पाट वाला क्षेत्र है, उस वाले पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसको जशपुर शामरी पार्ट के अंतर्गत रख दिया गया है। अगर भौतिक विभागों का जब हम बंटवारा करते हैं 4 भागों में, तो जो पाट प्रदेश है सरगुजा वाला क्षेत्र को, उसको हम पूर्वी बघेल खंड के पठार से अलग करके हम अध्ययन करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो हमारा कथन दिया गया है उसमें कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये तीनों भाग में जो है, इन तीनों जिलों में पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है विस्तृत है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो MCB, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो है उस जिले में भी है। साथ ही साथ कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर के साथ साथ अब सूरजपुर तो हो ही गया, ठीक है ना। सरगुजा का ये वाला पार्ट जो मैं बोल दिया, ठीक है, सरगुजा जो हमारा जिला है, इस सरगुजा जिले में भी फैला हुआ है, बस उसका पार्ट प्रदेश वाले पोर्शन को छोड़ देना है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1, 3 और 5 में विस्तृत है, लेकिन कोरबा और रायगढ़ में, ठीक है, 2 और 5 में विस्तृत नहीं है। इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। हम पहले के वीडियो में हम चट्टान और मिट्टी का बारे में हम जिसमें अध्ययन कर रहे थे उसमें भी हम अच्छे से देख चुके थे, ठीक है ना, कि गोंडवाना क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कडप्पा और दक्कन ट्रैप, ये सब जो है कहाँ से और कैसे, उनसे किस प्रकार का खनिज मिलता है, इन सब के बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में हम देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन पूछा है कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है पूर्वी बघेलखंड के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। कुछ दूसरे भी पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पे सर्वाधिक पूछा जाता है। अगर आपसे मुख्य रूप से पूछा जाए तो समझ लीजिए कि जो सबसे अधिक है उसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है यहाँ पे मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है इससे क्या प्राप्त होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टाने से कोयला प्राप्त होता है। वहीं पे अगर धारवाड़ क्रम की चट्टानों से अगर हम बात करें तो इससे लोहा, टीन, हीरा इत्यादि महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं। कडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं इससे चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर के साथ साथ डोलोमाइट इससे प्राप्त होता है, ठीक है ना। वहीं जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें होती हैं इससे बॉक्साइट अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। और बॉक्साइट किसका अयस्क होता है भाई, बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना एक्सप्लेनेशन जो है पर्याप्त है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, ठीक है। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चलिए, परंतु इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में गौरलाटा, बदरगढ़, बैलाडीला या देवगढ़ की पहाड़ी, इसमें से कौन सा जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे उच्चतम चोटी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 1033 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ कि पूर्वी बघेलखंड के पठार की बात कर रहा हूँ। ये जो गौरलाटा, बदरगढ़ और जो बैलाडीला है ये तीनों जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते ही नहीं है, देवगढ़ ही आता है। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। जो गौरलाटा है इसकी ऊंचाई जो है कितना है, 1225 मीटर है, ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है, ये जसपुर शामरी पार्ट में पड़ता है, ठीक है, जसपुर शामरी पार्ट में, ठीक है। वही जो है बदरगढ़ है, वो बदरगढ़ जो है जो हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान है या फिर महानदी बेसिन है उसका सबसे ऊंचा चोटी के अंतर्गत आता है, जो कि मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है 1176 मीटर की है, ठीक है, 1176 मीटर है। वहीं बैलाडीला जो है दंडकारण्य क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, बैलाडीला, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर की है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ, पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्वी बघेलखंड के पठार में बहती है। मतलब हमको बताना है कि बघेलखंड के पठार की कौन कौन सी नदियां हैं, इसमें से हमको सेलेक्ट करके यहाँ पे करेक्ट आंसर को हमको ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। बनास, मांड, गोपद, जोंक, रिहंद, तेल नदी, कन्हार, लात, सुरंगी और बिजार। इसमें से इसका जो सही आंसर होगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो बनास, ठीक है, बनास जो है ये पूर्वी बघेलखंड के पठार की नदी है। गोपद, ठीक है, गोपद के बाद आप देख लेंगे तो रिहंद, तेल नदी नहीं है, कन्हार है और एक आपको मिल जाएगा बिजाल। तो ये 5 नदियाँ इस ऑप्शंस में जो है, इस कथन में है, क्या क्या, बनास, इसके बाद गोपद, रिहंद, रिहंद के बाद कौन सा, कन्हार
और बिजाल, ये 5 नदियाँ जो है वो है हमारे पूर्वी बघेलखंड के पठार में स्थित है। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 5, 7, 10, 1, 3, 5, 7 और 10, ये जो है 5 नदियाँ पूर्वी बघेलखंड के पठार की नदियाँ हैं। वहीं अगर मांड नदी की हम बात करें, ठीक है, तो ये मांड जो है सरगुजा जिले में तो है, परंतु ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के नहीं अंतर्गत नहीं आता। ये जो है पाट प्रदेश में आता है, क्योंकि जो मांड नदी है इसका उद्गम कहाँ से है, मैन पाट से होता है, इसलिए हम इसको पूर्वी बघेलखंड के पठार की नदी में गिनेंगे नहीं। ठीक है। वहीं अगर जोंक नदी आप देख रहे हैं, ठीक है, जोंक नदी, तो इस जोंक नदी का जो उद्गम है, ठीक है, ये उड़ीसा में होता है, सोनबेरा के पठार से। ठीक है, सोनबेरा का जो पठार है उड़ीसा में, वहाँ से इसका उद्गम होता है, उड़ीसा से। ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रवाह की बात करूँ कि ये छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ, तो महासमुंद और बलौदाबाजार जिले में इसका प्रवाह होता है। ठीक है, महासमुंद और बलौदाबाजार जिला में। वहीं अगर हम तेल नदी की बात करें, ठीक है, तेल नदी का उद्गम जो है देवभोग गरियाबंद से होता है। ठीक है, देवभोग। हालांकि ये सब जो नदी वाला हम जब चैप्टर का हम क्वेश्चंस लगाएंगे वहाँ पे और अच्छे से आपको मैं क्लियर कर दूंगा, बट ये याद रखिए कि तेल नदी का उद्गम कहाँ से, देवभोग गरियाबंद जिले से होता है। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं लात नदी। ठीक है, लात नदी का उद्गम रदन की पहाड़ी से होता है। ठीक है, रदन की पहाड़ी, ये कहाँ पड़ेगा, रदन की पहाड़ी जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट में एक जो आप देख रहे हैं सुरंगी नदी, ठीक है ना, सुरंगी, जो सुरंगी नदी है इसका प्रवाह जो है सारंगढ़ और रायगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, सारंगढ़ या फिर कह लें रायगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, इतना ही ठीक है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की वजह से जो है वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है ना, जैसे 20 मिनट से जब भी कभी ऊपर चला जाता है, कोशिश करता हूँ कि मैं 20 मिनट के अंदर की ही वीडियो आपको दूं, परंतु जब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगता हूँ आपके लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो, तब ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, केवल क्वेश्चंस को मैं उसका आंसर बता के चला जाऊँ तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको मिले और रिवीजन हो सके, इसलिए मैं वीडियो भले लेंदी हो जाता है मैं उतना वो नहीं करता। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, कन्हार मिट्टी, डोरसा या फिर लेटेराइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल पीली मिट्टी जो है पूर्वी बघेलखंड के सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। ठीक है, इस लाल पीली मिट्टी के अंदर मक्का और मोटे अनाज हो सकते हैं। ठीक है, मक्का हो गया या फिर जो मोटे अनाज होते हैं इस मिट्टी के अंदर अच्छे से उनका फसल होता है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। और जैसे कन्हार तो ये जानते हैं कि आप काली मिट्टी को ही कन्हार मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और जो डोरसा है क्या, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी और जो कन्हार है या फिर काली मिट्टी है, इन दोनों का एक मिश्रण होता है जिसको हम डोरसा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी तो आप जानते हैं इसका जो है ये बगानी कृषि के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बगानी कृषि जो है इसमें अच्छा होता है, जैसे चाय, टमाटर, ठीक है, इन सभी की या तंबाकू की खेती इसमें अच्छे से होता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7। 7वां प्रश्न है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है। ठीक है ना, पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम केवल हम छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी वाला पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा महानदी बेसिन शुरू हो जाएगा, तो ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में जो है सबसे ऊंची जो है इसमें ऊंची भूमि या उच्च भूमि कौन सा होता है इस क्षेत्र के अंदर, या पूर्वी बघेलखंड की पठार की ही बात कर रहा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ मतलब क्या आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के जो पठार है उसकी सबसे ऊंची भूमि कौन सा, ये 4 ऑप्शंस में, रामगढ़ की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी या फिर सीता लेखनी की पहाड़ी, कौन सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, क्योंकि इसी के अंदर जो देवगढ़ की पहाड़ी है जो कि 1033 मीटर ऊंची है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ऊंची भूमि के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। ये जो उत्तरी ये जो हमारा देवगढ़ की पहाड़ी है, इस देवगढ़ की पहाड़ी के जैसे मान लीजिए देवगढ़ की पहाड़ी, इसका उत्तर वाला पोर्शन है ना, इधर वाला, ठीक है, इसमें बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, बहुत अधिक वर्षा होती है, याद रखिए कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तरी भाग है,
ठीक है, उधर वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में बहुत होती है। और ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन कौन से जिले में फैला हुआ है, तो ये मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिले के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है ना। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कैमूर की पहाड़ी ये कहाँ है भाई, तो कैमूर की पहाड़ी भी मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिले में आपको देखने को मिलेगा। ये जो कैमूर की पहाड़ी है ना, एक बार एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि कैमूर की पहाड़ी जो है वो किसका हिस्सा है। ठीक है, तो कैमूर की जो पहाड़ी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उसका हिस्सा है ये कैमूर की पहाड़ी। ठीक है ना। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि रामगढ़ की पहाड़ी किसका हिस्सा है भाई, तो ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, ये सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ना उसका हिस्सा है। ठीक है, कौन सा, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम देखने में मिलता है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में स्थित रामगढ़ के पहाड़ी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, रामगढ़ के पहाड़ी के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आप शुरुआत भी कर रहे होंगे, बिगिनर हैं सीजीपीएससी या फिर सीजी व्यापम के, तब भी ये जो है रामगढ़ के पहाड़ी के बारे में आपने सुना ही होगा। तो उसके बारे में यहाँ पे 3 कथन दिया है, उसके बारे में देखते हैं कि क्या सही है। ठीक है, इसका खोज कर्नल आउसले द्वारा 1848 में किया गया था। ठीक है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, याद भी रखना है आपको कि जो रामगढ़ की पहाड़ी पे जितने गुफाएं प्राप्त हुआ है उसकी खोज किसने किया था, कर्नल आउसले ने किया था 1848 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा, इस पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा जो है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला भी है, बिल्कुल सही है कि ये जो रामगढ़ की पहाड़ी पे बहुत सारे गुफाएं हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो एक सीता बेंगरा गुफा हो गया। ठीक है, सीता बेंगरा, यहाँ पे एक और देख सकते हैं जोगी मारा, सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, हाथी पोल गुफा, लक्ष्मण बेंगरा, ये सब जो है वहाँ के गुफा है। ठीक है, तो उसी गुफा के अंदर जो ये सीता बेंगरा गुफा है ना, उसमें एक नाट्यशाला बना हुआ है। ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। तो उस नाट्यशाला जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला उसको माना जाता है। इसी के अंदर बैठ के जो क्या बोलते हैं, इसी सीता बेंगरा गुफा के अंदर ही जो भरत मुनि थे ना, ठीक है, भरत मुनि, वो लगभग 200 ईसा पूर्व में मैं बात कर रहा हूँ, 200 ईसा पूर्व में इन्होंने अपनी नाट्य शास्त्र की रचना किया था इन्होंने। ठीक है, नाट्य शास्त्र की रचना किया था। इस रामगढ़ पहाड़ी के ऊपर ही कहा जाता है कि कालिदास ने अपने मेघदूतम की रचना किया था। ठीक है ना, इतना चीज़ पता होना चाहिए। और जोगी मारा गुफा जो है उसमें सुतनुका और देवदत्त की प्रणय गाथा उल्लिखित है। बिल्कुल सही, ये भी राइट है। याद रखिएगा कि जोगी मारा गुफा के अंदर ही सुतनुका और देवदत्त 2 प्रेमियों की प्रणय गाथा जो है उल्लिखित किया गया है। और जो जोगी मारा गुफा है ना, यह मौर्यकालीन गुफा है, अशोककालीन भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, मौर्यकालीन गुफा है ये। ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखिए कि रामगढ़ की पहाड़ी पर एक जलप्रपात है। ठीक है, उस जलप्रपात को तुर्रा पानी कहा जाता है। ठीक है, तुर्रा पानी। तो यहाँ पे ये तीनों सही है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा कि 1, 2, 3 तीनों जो है सही है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है कि बागेश्वरी मंदिर पूर्वी बघेलखंड के किस पहाड़ी पर तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो बागेश्वरी मंदिर जो है ये पूर्वी बघेलखंड के पठार की कौन सी पहाड़ी के ऊपर एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थित है, हमको ये बताना है। रामगढ़ की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, सीता लेखनी पहाड़ी या देवगढ़ की पहाड़ी, किस पर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीता लेखनी पहाड़ी। ठीक है, सीता लेखनी पहाड़ी को ही कुदरगढ़ पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, कुदरगढ़ की पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बागेश्वरी मंदिर है। ठीक है, या फिर कुदरगढ़ी मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, कुदरगढ़ी माता का मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, बागेश्वरी मंदिर या फिर उसी को कुदरगढ़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कुदरगढ़ी मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, इस पहाड़ी के ऊपर रामनवमी के समय क्या होता है, मेला लगता है। ठीक है, रामनवमी का मेला लगता है। और क्या कि ये जो है सूरजपुर जिला में एक गांव है बलनारे ग्राम। ठीक है, उसी के पास जो है ये जो मंदिर है बागेश्वरी मंदिर, वहाँ पर ये है कुदरगढ़ की पहाड़ी के ऊपर या फिर सीता लेखनी पहाड़ी के ऊपर। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10 है
कि पूर्वी बघेलखंड की नदियाँ किस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, महानदी अफवाह तंत्र, सोनगंगा अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र या फिर इंद्रावती अफवाह तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनगंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत ये नदियाँ जो है पूर्वी बघेलखंड की नदियाँ आती हैं, क्योंकि पूर्वी बघेलखंड के अंदर स्थित जो नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से इधर से जो है क्या है, ये गंगा नदी, सोन नदी जो है यहाँ से ऐसे गुजरती है, ठीक है, और सोन नदी किस में जाके मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, और ये सोन नदी है, और जो सोन नदी है वो किस में, गंगा नदी, मतलब गंगा अफवाह तंत्र के अंदर ही सोन नदी आती है। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की जो पूर्वी बघेलखंड की नदियाँ हैं वो जाके या तो स्वयं के रूप में या फिर किसी के साथ मिलकर सहयोग के साथ जो है सोन नदी में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड की जो अधिकांश नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे बनास नदी वाला जो सिस्टम, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर होगा, बनास हो गया, गोपद, नेयूर नदी, ठीक है। इस तरह अगर बात करें तो रिहंद, ठीक है, रिहंद और इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं ये जो है किसमें, सोन नदी के में जाके मिल जाते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो पूर्वी बघेलखंड की जो अधिकांश नदियां हैं वो किस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, सोन गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये था पूर्वी बघेलखंड के जो विभाग है, ठीक है, जो भाग है उससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा बहुत आप अपना थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लेंगे तो आपका जो है पर्याप्त हो जाएगा। जब एग्जाम में इसको आप एक बार रिवाइज करके जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस नज़र आएगा कि ये टॉपिक जो है मेरा नहीं छूटेगा। एक जितने मोटा मोटी जितना अध्ययन हमारा होना चाहिए इस टॉपिक से इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।